अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का, जो कि है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक टर्म है जिसके अंदर हमारे पास जो डिस्कस हो रही है डैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर। यानी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कि कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना है और क्या काम को प्रोसीड कर सकता है या करता है। तो भाई हमारे पास ऐसा है कि पहली हेडिंग आ रही है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, वो इनपुट लेगा, सही है, उसकी प्रोसेसिंग करेगा यानी सीपीयू मेमोरी यूनिट के जरिए से, और आउटपुट देगा। होता कुछ यूं है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनती है, जैसे कि एक इनपुट हमारे पास आया, ठीक है, इनपुट आया, इनपुट कहाँ जाएगा? सीधा सीपीयू के पास, सीपीयू, और सीपीयू से हमें डेटा कहाँ मिलेगा? आउटपुट में। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेटा प्रोसीड हो रहा होता है। अब देखें भाई, सीपीयू को हम दूसरे मायनों में याद रखते हैं कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये तीनों इसके नाम हम कह सकते हैं। अब सीपीयू के अंदर जब ब्रेन है तो इसके ब्रेन के होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू, ठीक है। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और अर्थमेटिक के अंदर क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक, और इस तरीके के एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के जरिए से किया जाता है ये। बहरहाल इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है कि हमारा सिस्टम ने किस वक्त कहाँ डेटा भेजना है और कहाँ से उसको रिट्रीव करना है, वो कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट के अंदर यूजुअली 9 फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स स्टैंड फॉर स्टेटस, कि इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है कौन से रजिस्टर का। इसके बाद 9 फ्लैग्स के अंदर हमारे पास होते हैं 6 स्टेटस फ्लैग्स और 3 होते हैं कंट्रोल फ्लैग। ये हमारे पास कुछ सीपीयू की पार्ट्स की कुछ डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी, कि दो पार्ट्स होते हैं, दो माइंड के दो हिस्से हैं, एक एएलयू दूसरा है सीयू। अर्थमेटिक स्टैंड फॉर कि भाई आपके जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन वो इसके अंदर परफॉर्म हो, सीयू के अंदर डेटा कब कहाँ प्रोसीड होना है, कैसे उससे फैच करना है, वो तमाम काम सीयू का है। अच्छा जी, इसके साथ होती है एक होती है लिंक, एक चीज लिंक होती है, वो क्या है? वो है मेमोरी, ठीक है। अब आपके डेटा यानी कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसने तो काम को करना है, उसके पास तो दिमाग है, लेकिन दिमाग के पास स्टोरेज भी तो कहीं से होनी चाहिए, कहीं से उसको प्रोसेसिंग स्पीड भी तो मिलनी चाहिए। तो वो टर्म आता है, वो फैक्टर आता है मेमोरी का। अब मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन मेमोरी, या जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कंसिडर कर रहे होते हैं, और सेकंड होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो चीजें हमारे पास आती हैं डेट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम जो है यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल अदा करती है, कि जब आपकी रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड आपकी ज्यादा होगी। इसी तरह से रैम जो है हमारे पास डेटा को स्टोर करती है टेम्पोरेरीली, ठीक है, डेटा स्टोर होता है टेम्परेरली रैम के अंदर। कैसे? तो जैसे आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो जब तक ओपन है तब तक के लिए रैम में सेफ है, वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम के सारे कुछ। जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है या आप प्रोग्राम को टर्न ऑफ करते हैं, वो तमाम चीजें रैम में से खाली हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है रोम। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है,
रोम के अंदर जो होता है वो यूजुअली बायोस पड़ा होता है, यानी कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम पड़ा होता है रोम के अंदर, जो आपके टेम्पररी परमानेंट मेमोरी है, जिसके अंदर आपकी जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे रोम से डेटा को लिया जाएगा, और यानी रोम और रैम दोनों मिला के हमारे पास मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बनते हैं। मेन मेमोरी का मतलब यही है कि वो मेन काम कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आ जाता है, आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हैं, एसडी कार्ड्स हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी भी मेमोरीज है वो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं, जहां से हमारे पास डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से, जहां पे हमारा डेटा सेव हुआ पड़ा है, वहां से लेने के लिए। अब देखें काम कैसे करता है कि इनपुट जब यूजर देगा उसको आउटपुट रिक्वायर्ड है, कहाँ जाएगा, दिमाग के पास जाएगा। ब्रेन के पास गया तो ब्रेन के दो हिस्से हैं, एएलयू और सीयू। इन दोनों में से जिस हिस्से का जो काम होगा वो उस हिस्से को परफॉर्म करेगा। फिर अब सीपीयू को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चलाने के लिए रैम भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ मेमोरी भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वो है रैम और रोम। ठीक है, रैम की मदद से कंप्यूटर चलेगा, उसका दिमाग चलेगा, और अगर डेटा उसको कई दूसरी जगह से चाहिए, दूसरी स्टोरेज से चाहिए, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज की मदद लेगा। और इस तरीके से हमारे पास जो है कंपोनेंट बनता है एक डिजिटल कंप्यूटर का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास है एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन। देखिए भाई, हमारा कंप्यूटर जो है वो तो समझता है 0 और 1 की जबान, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को इसके अलावा और कुछ भी समझ नहीं आता, यानी कि आपको कंप्यूटर को जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी उससे बात करनी है, तो आप ये 0 या 1 में करेंगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इस 0 और 1 को ना याद रख सकते हैं, ना हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखें और कंप्यूटर समझे। तो होता क्या है कि हर एक लोकेशन, हर एक मेमोरी की कुछ ना कुछ लोकेशन होती है, जिसको हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, हर एक मेमोरी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है, वो किसी जरिए से होना है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एड्रेस है। ठीक है, वो एड्रेस होता है हमारे पास, एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन के अंदर डिनोट किया जाता है, और वो होता है 0 और 1 के फॉर्म में। लेट्स से मिसाल के तौर पर किसी कंप्यूटर का मेमोरी वर्ड है, अगर हम अज्यूम करें वो है लेट्स से 4K। ठीक है, 4K है, तो अब 4 अपनी जगह पर K क्या होता है, 1024 किलोबाइट। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 4096। यानी कि 4096 एड्रेसेस जनरेट होंगे किसी भी मेमोरी को, या इस वर्ड की मेमोरी को रीलोकेट करने में, इस वर्ड की मेमोरी को आगे पहुंचाने में। फिर इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, कुछ बाकी चीजें होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड्स है। तो बहरहाल बताने का मतलब यह है कि आपके जितने भी मेमोरी की लोकेशन है वो थ्रू एड्रेस ट्रांसफर होती है, और उस एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बसेस यूज होती हैं। ठीक है, जिनके अपने अपने पर्पसेस है। वो बसेस की मदद से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। जी, तो उसके बाद है हमारे पास अगला टॉपिक जो है कंप्यूटर रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, जो कि होल्ड करता है डेटा फॉर एन इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा होता है, जो कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको प्रोसीड करने वाले जो हैं वो रजिस्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि डेटा को स्टोर करते हैं कुछ सर्टेन टाइम के लिए, जब तक के डेटा प्रोसीड नहीं हो जाता, डेटा इनपुट से लेकर आउटपुट तक ट्रांसफर नहीं हो जाता, उस वक्त तक के लिए रखते हैं। इसी वजह से इनको टेम्परेरी स्टोरेज कहा गया, और होल्ड करते हैं डेटा को कि आपकी इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोसीड होनी है। अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स रजिस्टर्स की, एक है जनरल पर्पस, नंबर सेकंड इज स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस वो रजिस्टर्स होते हैं जो प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स होते हैं। अब प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स से क्या मुराद है, यानी कि वो रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम दो रजिस्टर्स मिलकर कॉम्बिनेशन में या पेयर में एक प्रोसीजर करते हैं, और जो कि प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम या यूजर या कोई भी उसको रीचेंज, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। नंबर सेकंड इज हमारे पास है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसको हम ACB शॉर्ट पे कहते हैं। ये क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और फिर उनके वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर।
स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर क्या होता है कि जब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं और अगर दो प्लस करते हुए आंसर 2 डिजिट्स में आए तो एक डिजिट नीचे लिखा जाता है और एक डिजिट ऊपर कैरी कर दिया जाता है। इसी तरीके से ये स्टेटस बताते हैं कि आपका जो रजिस्टर है वो ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, आपका रजिस्टर की कोई अनसाइंड वैल्यू तो नहीं आई, कोई पैरिटी बिट तो नहीं आई। इस तरीके के तमाम जो है स्टेटस बताते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ तक पहुंच चुकी हैं या कहाँ तक हो चुकी हैं। वो स्टेटस फ्लैग जैसे कि इसके अंदर कैरी है, जीरो है, साइन है और पैरिटी बिट्स है एंड सो ऑन है। इस तरह के ये स्टेटस बता रहे होते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ने क्या परफॉर्म किया है। इसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट पे कहते हैं MAR। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है कि आपके लोकेशन को होल्ड करता है नेक्स्ट डेटा या इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि पूरा जो एक प्रोग्राम है, पूरा एक कंप्यूटर का सिनेरियो है, वो इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा होता है, डेटा पर चल रहा होता है और डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू बसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो लोकेशन के लिए रख दिया जाता है कि अगले आने वाला डेटा या इंस्ट्रक्शंस की लोकेशन को ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, ये वैल्यू को स्टोर भी करता है और ये होल्ड करता है एक्चुअल डेटा या इंस्ट्रक्शंस को बीइंग ट्रांसफर्ड। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई आपके पास डेटा आ रहा था, अब डेटा आएगा तो कहां पर जाएगा, उसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आगे इसको ट्रांसफर करेगा कहां पर, मेमोरी बफर रजिस्टर में या मेमोरी डेटा रजिस्टर में। यानी कि इसी वजह से यहां पर ये बात लिखी हुई है कि एक्चुअल डेटा जो यहां से डेटा उठकर यहां पर आया, अब इसको प्रोसीड करने के लिए जो रजिस्टर इस्तेमाल होगा दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर। इंस्ट्रक्शन से मुराद कि जो काम प्रोसीड हो रहा है या जो काम अभी रजिस्टर कर रहा है या जो काम हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है करने के लिए, वो जो जिसके अंदर आएगा वो दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जब कभी आपकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो हैं ये, लेकिन जब कभी आपका एक लेट से आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आई है, इंस्ट्रक्शंस आपने एड्रेस यहाँ से लिया, उसको प्रोसीड किया, उसको इंस्ट्रक्ट किया करना क्या है, अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर जब आएगा, प्रोग्राम को हम पीसी भी कहते हैं, तो ये क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन कवर करने के बाद, एक इंस्ट्रक्शन को कवर करने के बाद ये +1 कर देता है। +1 यानी कि इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट कर देता है और इंक्रीमेंट करने के बाद मिसाल के तौर पर आपका अगर डेटा पड़ा हुआ है 1001 पर, ठीक है, 1001 लाइन पर या 1001 एड्रेस पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो जब ये काम हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी पीसी ऑपरेटर, पीसी रजिस्टर आपका क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा जो आपको नया एड्रेस दे देगा 1002 का। इस तरीके से यह काम करता है। अब अगर हम बात करें अगला रजिस्टर दैट इज स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक से क्या मुराद है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा कुछ यूं सेव होता है, कुछ यूं सेव होता है और उसके अंदर इस तरीके से डेटा को सेव किया जाता है। ठीक है, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो खैर ये आगे की टॉपिक है हमारे पास, लेकिन सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन है हमारे पास, यानी एक सेट बना दिया जाता है। अब देखें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस काम करती है ना, वो यूजुअली स्टैक की फॉर्म में काम करती हैं। यानी कि अब जो फर्स्ट इन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट इन जो इंस्ट्रक्शन हुई है वो इंस्ट्रक्शन स्टैक बाय स्टैक रखी जाएगी और जिसको जैसे प्रोसीड करना है, जो रजिस्टर्स जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे उस तरीके से इस पर प्रोसीड करना है। अब जहां पर ये तो हो गया स्टैक, ठीक है, स्टैक पॉइंटर से क्या मुराद है, जहां पर स्टैक है, जहां पर उसका एड्रेस डिनोट कर रहा है वो उसका पॉइंटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मली रजिस्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्टर्स की। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर 86 बिट या 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं मिनिमम रजिस्टर्स के होने की। ये तमाम वो रजिस्टर्स हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं कि आपके पास किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर या कॉमन कंप्यूटर के अंदर ये होने चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। अब देखिए मैं बात करते हैं कि साइज ऑफ सीपीयू रजिस्टर क्या होता है। देखिए आपका 8086 की बात करें
तो इस मॉडल के अंदर, ये इस कंप्यूटर के अंदर कुछ रजिस्टर्स का साइजेस मेंशन होता है कि ये इतने वर्ड्स का या इतने लिमिट्स का ये काम को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं तो वो मॉडर्न चीज क्यों बनती है कि जब पुरानी चीज में कोई चीज एडिशन की जाती है तो हम उसको मॉडर्न कहते हैं या न्यू एडिशन कहते हैं। तो अब होता ये है, यहां पर है कैसे कि लेट्स से मिसाल के तौर पर आपके पास 16 बिट्स का एक वर्ड है। ठीक है, 16 बिट का एक वर्ड है जो आपने प्रोसीड करना है, जो आपने एक इंस्ट्रक्शन से इनपुट से लेकर आउटपुट को दिखाना है। ठीक है, अब 16 बिट को हम यहां पर मान लेते हैं कि ये एक बिट वर्ड है और इसका जो फॉर्मूला होता है डिनोशन का। अच्छा, एक और चीज कि हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की वर्ल्ड मेमोरी है, दैट इज 4K। ठीक है, अब 4K से क्या मुराद है कि 4 मल्टीप्लाई बाय किलोबाइट का K 1024, जो कि कितना हो जाएगा 4096। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी वर्ड्स के लिए आ गई। ठीक है, इतने एड्रेसेस वो रिलोकेट कर सकता है। तो एड्रेसेस कितने बन गए हमारे पास, 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 से 4095, हमेशा एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी इतने स्टैक के अंदर एड्रेसेस बन सकते हैं इस वर्ड के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ यूं होता है, 2 की पावर n। सही है, और n यहां पर एड्रेस के लिए यूज किया गया, यानी एड्रेस के लिए रीलोकेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होंगे कि हमारे पास ये एड्रेसेस बनाए जा सकें। अब 2 की पावर n, हम 2 की पावर क्या रखें जो हमारे पास 4096 कैपेसिटी के वर्ड्स आ जाएं। तो यहां पर जवाब आएगा कि 2 की पावर आप 12 रखोगे तो 4096 आपके पास जवाब आता है। यानी कि 12 वो है जहां से आपके ईच डेटा की लोकेशन, यानी कि हर वर्ड की लोकेशन या एड्रेस ट्रांसफर होना है। तो अब यहां पर आ गया ये n। ठीक है, अब देखें हम होता कैसे रजिस्टर होंगे। ये वाले जो रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, इनको तो लाजमी हो रहा है ना, इन्होंने तो होना ही है। तो आप एक वर्ड को प्रोसीड करने के लिए, यानी जितना बड़ा वर्ड होगा उतने लाजमी इनको नंबर ऑफ बिट्स तो मौजूद होना चाहिए नंबर ऑफ बिट्स के अंदर। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये 16 बिट्स के हैं। ठीक है, अब हम आगे अगर देखें तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR और PC प्रोग्राम काउंटर, ये दो एड्रेसेस को फॉलो अप करते हैं और हमारे पास एड्रेसेस की कितनी नंबर ऑफ बिट्स आएंगे, दैट इज 12। ठीक हो गया। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, ये हमारे पास दोनों 8 बिट की स्टोरेज लेके आके प्रोसीड करते हैं। अभी बात कर लेते हैं बसेस की कि बसेस क्या होती हैं। जैसे कि बस इस तरह से है जैसे हम रोड्स के ऊपर जो बसेस चलती हैं, यानी एक डायरेक्शन से आपको दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर करती हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम होता है कि हमारे पास जो 3 तरह की बसेस होती हैं, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करती है कि आपके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, यानी कि आपने एक पॉइंट से दूसरी जगह जाना है, उसका एड्रेस क्या है, वो ट्रांसफर करने का काम एड्रेस बस का है। और ये होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल से मुराद ये है कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर से ताल्लुक सिर्फ अदर डिवाइसेस तक है, अदर डिवाइसेस का ताल्लुक माइक्रो प्रोसेसर तक नहीं होगा। यानी दिमाग से लेकर डायरेक्शंस को या डेटा को ट्रांसफर कर देगी, वापस डेटा इसके पास आना वाली कोई बात नहीं, ये एड्रेस बस का काम नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा बस की। डेटा बस क्या करती है कि डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि मेमोरी से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा को लेकर जाती है, या फिर वाइस वर्सा, यानी उसके रिवर्स ऑपोजिट पे काम करती है, जो कि है बाय डायरेक्शनल, यानी कि यहाँ से डेटा यहाँ पे लेके जाएगी और यहाँ से डेटा यहाँ पे लाएगी। और कंट्रोल बस को सुपरवाइज हम इसलिए कहते हैं कि कंट्रोल बस तमाम चीज़ों को सुपरविजन में लेकर चल रही होती है, जैसे कंट्रोल यूनिट तक डेटा को लेकर जाना, उसके रजिस्टर्स को देना एंड सो ऑन एक्सेट्रा। एक छोटी सी डायग्राम है कि आप CPU के साथ 2 चीज़ें और कनेक्टेड है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। ठीक है, आपने इनपुट दिया, इनपुट दिमाग के पास किया, उससे मेमोरी की सहारा लिया और आपको आउटपुट शो करवा दिया। अब ये जो एड्रेस
इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसफर होना है, एड्रेस से ट्रांसफर होना है, वो बसेस के जरिए से होना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक लाइन जो एड्रेस बस की दिख रही है, ए बी जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैक है, ये डॉटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइन है। यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके रिवर्स नहीं हो सकता। जबकि डेटा बस और कंट्रोल बस दोनों बाय डायरेक्शनल है कि आप इनके दरमियान में डेटा को ट्रांसफर एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि हम इस चैप्टर में यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी डेटा है वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में या 0 और 1 की फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो रहा होता है। तो बेसिकली होता है कि इनपुट से रीड करता है और आउटपुट को राइट करता है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट के दरमियान की प्रोसेसिंग होती है जो कि ये करता है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेजेस के अंदर, और जो कि एक जगह से दूसरी जगह इंस्ट्रक्शंस को थ्रू द हेल्प ऑफ बसेस ट्रांसफर कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक चीज मेंशन है जिसका नाम है फील्ड। फील्ड क्या होती है कि सेक्शंस, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं तो आप उसको डिवाइड कर देंगे कुछ सेक्शंस के अंदर। वो सेक्शंस क्या करेंगे आगे हम देखते हैं। या फिर अ ग्रुप ऑफ बिट पोजीशन से कंप्यूटर वर्ड, ठीक है, एक ग्रुप बना देंगे हम। एक जो कंप्यूटर वर्ड की बिट्स आई हैं, लेट्स से 16 बिट्स हैं, उसको हमने ट्रांसफर करना है, तो उसमें से या उसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगी जो हमारे इस काम को प्रोसीड करेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं कि भाई हमारे पास पार्ट्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस के पार्ट्स क्या हैं। नंबर 1 इज ऑपरेशन कोड, ठीक है, जिसको हम जानते हैं ऑप कोड से भी, ऑप कोड। तो ऑपरेशन कोड में होता ऐसा है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 16 बिट का वर्ड आया है, ठीक है, ये आपने 16 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने पीछे जो एड्रेस बस के लिए फॉर्मूला लगाया था वो था 2 की पावर n। हमने 16 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो 2 की पावर कहां तक पढ़ेंगे, यानी कि 4 तक जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। यानी कि 4 वो बिट्स हैं, 4 वो एड्रेस बिट्स हैं जो कि बताएंगी कि यहाँ पर प्रोग्राम ने करना क्या है। जैसे कि 4 यहाँ पे रिजर्व हो जाएंगे और आगे इसकी 16 जितने भी बचेंगे वो एड्रेस बसेस होंगी। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, लेट्स से हमारे पास चला जाता है कि 32 तक, ठीक है, 32 बिट्स हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब जब 32 बिट्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें क्या होगा कि हम 2 की पावर कहां तक जाएं कि हमारे पास 32 आए। तो ऑब्वियसली कि हम 2 की पावर 5 तक जाएंगे तो हमारे पास 32 आएगा। अब होगा क्या कि हमारे पास अब 5 बिट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी कि यहाँ पर करना क्या है। बेसिकली होता ये है कि ऑपरेशन के अंदर आपने करना क्या है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर मॉड्यूलस लेना है, या फिर शिफ्ट करना है, या कॉम्प्लीमेंटेशन करनी है, या कुछ भी करना है आपने। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर काम हो रहा होता है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, आपने 2 ऑपरेंड्स तो ले लिए, और ये भी देखिएगा कि हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमेशा 2 ऑपरेंड्स के दरमियान होता है, जैसे कि ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और इसके दरमियान कोई ना कोई ऑपरेटर होता है। जैसे कि हो सकता है 2 एक ऑपरेंड, ये ऑपरेटर लगाया, 3 दूसरा ऑपरेंड जिसका जवाब आएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और ये नंबर ऑफ बिट्स, इसी वजह से यहाँ पर फील्ड्स का मेंशन किया गया कि ये सेक्शंस हैं। अब जैसे ये एक सेक्शन है या एक ग्रुप है जो ये बताएगा, ये एड्रेस मेंशन करेगा कि भाई अब ये इतने नंबर ऑफ बिट्स की मदद से ये काम परफॉर्म करना है। क्योंकि कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता ना, हम प्लस लिख रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे प्लस होगा, हम कोई और सिंबल लिख रहे हैं, हमें पता है वहां पे वो होगा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ नंबर ऑफ बिट्स डेडिकेटेड होती हैं, या कुछ नंबर ऑफ बिट्स के बाद ये इंस्ट्रक्शन होती हैं कि उसने कैसे आगे डेटा को प्रोसीड करना है। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरा पार्ट है एड्रेस। एड्रेस क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि कुछ ऑप कोड होंगी और आगे बची हुई सारी एड्रेसेस होंगी। तो एड्रेस क्या करता है कि आपका जब डेटा कैलकुलेट होके या उस पर नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होके जब आते हैं तो इसके अंदर रिजल्ट को रखता है। अब रिजल्ट का जाहिर सी बात है एड्रेस रखेगा, इंस्ट्रक्शन रखेगा, और रिजल्ट कहाँ जाके सेव होगा, किसी न किसी रजिस्टर के अंदर। वो मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, या कोई भी और रजिस्टर हो सकता है जो उस वक्त उस काम को प्रोसीड कर रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स।
यानी इंस्ट्रक्शन को कितने फॉर्मेटिंग में या किस किस अंदाज में फॉरवर्ड किया जाता रहा है या कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। इसके अंदर है हमारे पास 3 एड्रेस, 2, 1 और 0 एड्रेसेस। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए नंबर 1, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो एक ऑप कोड होगा। ऑप कोड जाहिर है आपको बताएगा कि आपने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस और एड्रेस। यहां पर एक एड्रेस 1 यानी कि पहला ऑपरेंड, एड्रेस 2 दूसरा ऑपरेंड और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। ये कुछ इस तरीके से 3 एड्रेस काम करता है। अच्छा, चूंकि तमाम इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ टाइम के लिए डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो अब देखें यहाँ पर 3 एड्रेसेस जब आप इसको एलोकेट कर रहे हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के अंदर 3 एड्रेसेस एलोकेट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, मेमोरी में थोड़े से खलल आएगी, यानी कि ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा होगा। तो ये होता कैसे, बेसिकली मिसाल के तौर पर आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, ए और बी, लेट्स से हम कर लेते हैं। उसके दरमियान ऑपरेशन कोड है आपका प्लस, ठीक। किसी न किसी डेस्टिनेशन में जाके सेव करना है, लेट्स से हम उसको कह लेते हैं कि रिजल्ट। ये एक डेस्टिनेशन हो गई। रिजल्ट किसके बराबर है, ए प्लस बी के। ये काम परफॉर्म करके आपको देगा। आप इधर 5 + 10 कर लें, जो कि आपको जवाब 15 ला के देगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर जो एड्रेसेस की लोकेशन वो ज्यादा एलोकेट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये स्लो होता है और इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा होता है। बहुत ज्यादा से मुराद यहाँ कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन ये विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ नैनो सेकेंड्स ये परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम लेता है। जिसके बाद हमारे पास एड ऑन होता है 2 एड्रेस रजिस्टर। तो 2 एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, 2 एड्रेस रजिस्टर के अंदर एक होता है ऑप कोड, ऑप कोड एड्रेस 1, एड्रेस 2। ठीक है। अब देखो हमारे पास इसकी बनस्बत क्या हुआ, एक एड्रेस की डेस्टिनेशन कम हो गई। वहां उस एड्रेस की डेस्टिनेशन की जगह क्या यूज हो गया, रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जाहिर अभी पढ़ा था हमने, रजिस्टर भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, इसको यूज कर लिया। कौन से रजिस्टर को यूज कर लिया, एक्यूमुलेटर को, एसी शॉर्ट में लिख देता हूं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूटिलाइज कर लिया। कैसे यूटिलाइज किया, देखो ऑप कोड नंबर ऑफ बिट्स, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एक बात, पहला एड्रेस कौन सा ऑपरेंड है, दूसरा एड्रेस कौन सा ऑपरेंड है, ठीक है। बेसिकली होता यह है कि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड लिया जाता है और जो दूसरा ऑपरेंड है ना, दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर के अंदर जाके सेव हो जाता है एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर के अंदर सेव होता है, हम इसको ये समझते हैं ये रिजल्ट की हमारी डेस्टिनेशन है, ये रिजल्ट की डेस्टिनेशन है, हमारा एक ऑपरेंड इधर किया, एक ऑपरेंड इधर किया। अब इसी ऑपरेंड से उठकर जो रिजल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा और इसी मदद से हमारे पास, यानी कि अब स्टैक है ना, स्टैक का तो पता नहीं है कि हमने दूसरा एड्रेस कहां पर लेके जाना है, तो ये एड्रेस ट्रांसफर होता है एक और रजिस्टर के जरिए से, जो कि है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का क्या काम था कि वो आपकी पिछली इंस्ट्रक्शंस में +1 कर देता है, यानी इंक्रीमेंट करके अगले इंस्ट्रक्शन या अगले रजिस्टर पर चला, अगले एड्रेस पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑप कोड, यहाँ पर एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड इसके अंदर जाके सेव हुआ और इसी ऑपरेंड ने रिजल्ट जाके इस एड्रेस में जाके सेव किया। अब इस ऑपरेंड को अगला एड्रेस भी देखना है कि हमारे पास दूसरा एड्रेस कहां से हम उस ऑपरेटर को लेंगे, तो वो काम करेगा प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर का ये काम है कि वो पिछली इंस्ट्रक्शन को या पिछले एड्रेस में +1 कर देता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है अगला एड्रेस ढूंढने के लिए। इसके बाद भी देखो यहाँ पर भी तो 2 ऑपरेटर लग रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास रजिस्टर हैं, तो क्यों ना हम रजिस्टर्स को यूटिलाइज करें कि भाई उधर ही हमारे ऑपरेंड सेव हो जाएं और हमें सिर्फ रिजल्ट शो करवा दे। इसके बाद आता है फिर हमारे पास 1 एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, नंबर 3 1 एड्रेस रजिस्टर के अंदर क्या है कि आपका ऑप कोड और आपका एड्रेस। अब इसके अंदर क्या है कि वही ऑप कोड फंक्शन क्या परफॉर्म करना है,
ठीक है, कौन सा ऑपरेटर लगना है, और एड्रेस 1। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी सेम रजिस्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है कि आपके रजिस्टर्स ही आपके लिए टेम्पररी स्टोरेज बन जाए आपके ऑपरेंड्स को सेव करने के लिए। सेम इसी तरीके से एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, आपने एक ऑपरेटर दिया, एक ऑपरेंड दिया, एक ऑपरेंड जैसे ही दोगे एक्यूमुलेटर के अंदर जाके सेव होगा, एक्यूमुलेटर ऑप कोड से उसको परफॉर्म करेगा, दूसरे ऑपरेंड भी आपसे लेगा और इसी के अंदर इटसेल्फ जाके यानी रिकॉर्ड करके आपको यही शो करवा देगा। ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पर काम एक्यूमुलेटर का है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटर इसलिए मेंशन है क्योंकि लॉजिकल हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड शिफ्टिंग एंड एट सो ऑन। तो इसके बाद फिर क्या करेगा, इसको अगला एड्रेस ढूंढने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर का, और प्रोग्राम काउंटर की जो फंक्शनैलिटी है वो एक इंक्रीमेंट कर देता है। जी भाई, इसके बाद आता है हमारे पास जीरो एड्रेस रजिस्टर। जीरो एड्रेस के पास सिर्फ एक ओप कोड होता है, सिर्फ एक ओप कोड होता है। ओप कोड से मुराद कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अब ओप कोड होता है तो ओप कोड कैसे काम कर रहा होता है, देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आप एक्यूमुलेटर को क्लियर कर दो, क्लियर एक फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब जाहिर है क्लियर साफ कर दो। ठीक है, दूसरे मायनों में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टैक की फॉर्म में सेव होती हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे मेंशन भी किया था कि स्टैक्स के अंदर जाके इंस्ट्रक्शंस सेव हो रही होती हैं। अब लेट्स से मिसाल के तौर पर मेरे पास दो इंस्ट्रक्शंस पहले से मौजूद थी, दो ऑपरेटर मेरे पास मौजूद थे 4 और 3। ओप कोड की मदद से मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी, ओप कोड की मदद से क्या इंस्ट्रक्शंस दी, क्या मैंने इसको ऑपरेटर दे दिया कि आप इनको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, यानी कि उसने एक मल्टीप्लाई लिया और दोनों का रिजल्ट आपको लाके शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये सिंगल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, इसी वजह से इसको जीरो एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि इसके अंदर जो है सिर्फ ओप कोड होता है और ओप कोड के अंदर सिंगल एक कोई स्टेटस होता है, सिंगल एक कोई इंस्ट्रक्शन होती है जिसकी मदद से वो हमारे पास टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमारा अगला टॉपिक जो कि है स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, लीनियरली ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि सिक्वेंशियल फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक के अंदर होता क्या है कि हमारे पास इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे आखिर में ऐड हुआ है वो पहले बाहर जाएगा और जो सबसे पहले ऐड हुआ है वो आखिर में बाहर जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। देखिए भाई, जब स्टैक हमारे पास होता है खाली कंडीशन में, खाली, तो उसमें होता है कि ये स्टैक हम कहते हैं कि ये अंडरफ्लो स्टैक है, इसकी जो स्टेट है वो अंडरफ्लो स्टेट है। ठीक है, जब भी हमें स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम मेथड यूज करते हैं पुश। क्या मेथड यूज किया जाता है, पुश। पुश के साथ जो है कोई ना कोई वैल्यू लिखी जाती है, मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं 20। तब होगा क्या, ये स्टैक के अंदर 20 फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दूसरा ऑपरेशन या दूसरा इसके अंदर एलिमेंट पुट करूं, मैं कर देता हूं पुश 3 कर देते हैं, तो अब ये कैसे हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा 20 20 और अगला यहां पे ऐड हो जाएगा 3। सही, हम अगला एक एलिमेंट और पुश कर लेते हैं, पुश 60। ठीक है, 60 पुश करने के बाद स्टैक मेरा कुछ यूं हो जाएगा 23 और 60। अभी मैं फिलहाल यहीं तक रहने देता हूं और मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा स्टैक फुल हो गया। जब स्टैक फुल हो जाए तो हम उस स्टेट को कहते हैं ओवरफ्लो स्टेट। ठीक है, जब स्टैक खाली हो तो अंडरफ्लो स्टेट और जब स्टैक फुल हो जाए तो वो ओवरफ्लो स्टेट। अब है क्या, मिसाल के तौर पर मुझे एलिमेंट एक बाहर करना है,
ठीक है। अब एलिमेंट एक बाहर करने के लिए मुझे एक और मेथड लगाना पड़ेगा जो कि होगा पॉप का। ठीक है, याद रखिएगा पॉप का एलिमेंट हमेशा आपके जो लास्ट नंबर होता है ना उसको आउट करता है, और यहां पर कोई नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप मेथड कॉल करेंगे वो नंबर को आउट कर देगा। तो अब हमारा स्टैक वापस से कुछ यूं हो जाएगा कि 20 और 3 ऊपर वाली जगह खाली हो जाएगी। अब देखें, अब आपको यहाँ पे ये प्रिंसिपल समझ आ रहा होगा कि जो लास्ट इन हुआ है, लास्ट इन ये हुआ था ना हमारा 60, वो फर्स्ट आउट होगा, पहले वही बाहर निकलेगा। ठीक है, दूसरा भी इसी तरीके से समझ आ जाएगा। हम एक और पॉप लगा लेते हैं। ठीक है, पॉप पॉप करेंगे तो अब हमारे पास स्टैक के अंदर क्या बचेगा, 20, फिर से 3 बार हो गया, फिर से वही बात, जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो गया, फिर से हम पॉप लगाएंगे तो पॉप क्या बचेगा, अब वापस से स्टैक खाली हो गया। ठीक है, जब स्टैक खाली हो गया तो ये अंडरफ्लो स्टेट वापस से बन गई। लेकिन बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट इन जो हुआ था हमारे पास 20, जो फर्स्ट इन हुआ था वो सबसे लास्ट में आउट हुआ है, पहले 60 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 20 हो गया। तो यानी कि दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिख रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास ना हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जो हम पीछे इतनी बातें करते आए हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, वो स्टैक के अंदर जाती हैं, उसके एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं 2, 3 एंड 0 एंड 1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जितनी भी बातें, हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका सवाल कुछ यूं है कि 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। सही है, इसका आंसर क्या आएगा, देखें 5 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह, 4 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह, पहले ये डिवाइड होगा क्योंकि पोर्टमास रूल में यही है अकॉर्डिंगली, तो क्या आ जाएगा 3, फिर 5 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह 12, और कितना आ जाएगा 17। ये हमारा रिस्पॉन्स है। हम इसको एक नोटेशन में चेंज करते हैं। हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं इस चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए। एक होती है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, जिसके दरमियान में, जिस दो ऑपरेंड के दरमियान में कोई ऑपरेटर है उसको हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। फिर दूसरी होती है हमारे पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नोटेशन या फिर पॉलिश नोटेशन, या फिर पॉलिश नोटेशन। ये क्या होती है, प्रीफिक्स से मुराद ये होती है कि पहले आने वाला। अब पहले यहां पर क्या आएगा, जाहिर सी बात है बात ऑपरेटर की हो रही है तो ऑपरेटर पहले आएगा। इसके बाद है हमारे पास पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स या फिर रिवर्स पॉलिश, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपका ऑपरेटर एंड पे चला जाएगा। ठीक है, 3 तरह के नोटेशन से, इनफिक्स जिसमें 2 ऑपरेंड के दरमियान में ऑपरेटर आएगा, प्रीफिक्स 2 ऑपरेटर से पहले ऑपरेटर चला जाएगा, 2 ऑपरेंड से पहले 2 ऑपरेटर, एक ऑपरेटर चला जाएगा, और पोस्टफिक्स 2 ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आएगा। ठीक है, इस तरह की 3 नोटेशंस होती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हम इसको पोस्टफिक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, पोस्टफिक्स में हम जब चेंज करेंगे तो हमारे पास ये कुछ यूं बन जाएगा, 4 3 इंटू मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 प्लस। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको ऐसे देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे बाद में जब हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा। तो अब ऐसा है कि इसको हमने चेंज कर लिया पोस्टफिक्स के अंदर। अब हम इसको स्टैक में पुट करते हैं। स्टैक में पुट करने के लिए हमारे पास ये कुछ स्टैक बना लिए। ठीक है, क्या आ गई, 4 वैल्यू आ गए, पुट कर दिया। आगे अगला बना लेते हैं, क्या आ जाएगा। अच्छा, ये सब पुश के मेथड से हो रहा है। ठीक है, 4 के बाद क्या ऐड कर दिया हमने, 3, 4 के बाद 3 ऐड कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटर जब भी कॉल होता है तो पिछले 2 ऑपरेंड्स को आपस में जो भी ऑपरेशन होता है वो उसके साथ कर देता है। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ जाएगा इसके अंदर, 12, 4 3 टाइम्स 12 हो गया। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 1, चूंकि ये ऑपरेंड है
तो ऑपरेंड तो कोई अपने पास सिर्फ एक वैल्यू रखता है, तो हमने ये एक इसको भी ऐड ऑन कर दिया। फिर आगे क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड का साइन भी यही करता है, सेम दो ऑपरेंड्स के साथ जो है हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन हो रही होती है, तो जो फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट इन वाले के साथ जो है डिवाइड होगा, यानी 12 डिवाइड बाय 1, तो जवाब क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक, यहां तक हो गया। आगे क्या लिखा है, 5। अब हम इसी के अंदर 5 को ऐड कर देते हैं, 12 और 5 क्या हो रहा है, दोनों ऑपरेटर्स के साथ आगे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब हम 5 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 17। यानी कि हमने जो कैलकुलेशन मैनुअल की और जो कैलकुलेशन कंप्यूटर्स के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे दे के करवाई, दोनों का जवाब सेम आ रहा है। सिर्फ क्या किया, यहां पर इनफिक्स नोटेशन थी, यानी कि हर दो ऑपरेंड के दरमियान एक ऑपरेटर था, यहां पर जो है पोस्ट फिक्स नोटेशन कर दी हमने, सिर्फ इस चेंजेस की वजह से। और ये कंपाइलर खुद परफॉर्म करता है इसको, ताकि उसको समझने में, चीजों को कैलकुलेट करने में आसानी हो। अभी हमने देखा कि हमारे पास स्टैक के अंदर हम 3 तरह के नोटेशन होती हैं, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, अब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स को हम रिवर्स पॉलिश भी कहते हैं। ये एक्सप्रेशंस चेंज कैसे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं, जिसके अंदर पहली एग्जांपल कुछ ये है। अब देखिए पहली एग्जांपल को मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ए स्टैरिक बी प्लस सी स्टैरिक डी प्लस ई स्टैरिक एफ। ठीक है, इन सब को करने से पहले कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है, प्रेसिडेंस हमारे पास जैसे बोर्ड मास रूल होता है, यानी कि जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करना है, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको पहले सॉल्व करना है। तो यहां पर होती है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर होती है पावर, फिर होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई, एंड देन माइनस एंड प्लस। ठीक है, इस तरह की प्रेसिडेंस होती है। अगर प्रेसिडेंस पर भी काम न चल रहा हो, यानी कि कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर दोनों प्रेसिडेंस एक ही लेवल पर हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर फिर एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी इनकी कुछ है, यानी कि इसको हम जो सॉल्व करते हैं उसकी सॉल्यूशन की एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, इनकी है लेफ्ट टू राइट, और इन दोनों की भी है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बस ये कुछ चीजें सिंपल सी याद रखनी है, जो कि हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें काम आएंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है बिल्कुल। सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि हमने इसको पोस्टफिक्स बनाना है। ठीक है, पोस्टफिक्स में क्या होगा, दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर लगेगा। तो हम पहले इसको कर लेते हैं कि ए बी, मैं मार्कर चेंज कर लूं, ए बी ये ऑपरेटर लग गया। ठीक है, पहले जिसके प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की, तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। जितने इस एक्सप्रेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर जितने मल्टीप्लाई हैं पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस अपनी जगह पर। ठीक है, फिर सी डी मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस भी अपनी जगह पर, फिर ई एफ मल्टीप्लाई, हो गया। अब बारी आती है प्लसेस को पोस्टफिक्स बनाने की। तो प्लस को पोस्टफिक्स बनाने की हम क्या करते हैं, पहले अब देखो हमारे पास ये एक ऑपरेंड बन गया, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑपरेंड 1 और ये ऑपरेंड 2। जाहिर है दो ऑपरेंड्स के दरमियान में कोई ऑपरेटर होता है, ये दो ऑपरेंड हमने बना लिए, ये कंप्लीट। ठीक है, यहां तक ये स्टार के साइन तक, ये स्टैरिक या मल्टीप्लाइज को समझे। तो अब ये एक ऑपरेटर आगे चला जाएगा, ए बी स्टैरिक, सी डी स्टैरिक, ये वाला प्लस उठकर आगे चला गया, यानी सॉल्व हो गया, और ये प्लस वापस अपनी जगह पर वैसे ही है, ये प्लस वापस हमने वैसे ही उतार दिया, और ये ई एफ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑपरेंड्स बन गए, अब ये कंप्लीट चूंकि हमने सॉल्व कर लिया, अब इसमें कोई चेंजिंग हो नहीं सकती, तो ये हमारे लिए अब ऑपरेंड 1 बन गया और ये बन गया ऑपरेंड 2। इन दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर है जो कि है प्लस। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा, ये प्लस ई एफ स्टैरिक प्लस। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, स्टैक के तरीके से।
स्टैक के तरीके से इसका सॉल्यूशन कुछ यूं है कि हमने यहां पर इनपुट दिया, ठीक है, स्टैक में जाएगा और यहां से हम इसको ले लेते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स लिख देते हैं। ये इनपुट के लिए स्पेस, ये पोस्टफिक्स के लिए स्पेस। देखिए भाई, होना ऐसा है कि हमारे पास जो ऑपरेंड आएगा, ये जो ऑपरेंड नहीं है, चलें इक्वेशन में जो जो चीजें आती रहेंगी वो तो इनपुट में जाएंगी। जो ऑपरेटर होगा वो स्टैक में जाएगा, जो ऑपरेंड होगा वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, ए के साथ फिलहाल कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम इसको पोस्टफिक्स में भेज देते हैं। ठीक है, फिर इक्वेशन के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई, ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहां जाएगा, स्टैक के अंदर, और पोस्टफिक्स के अंदर सिर्फ ये रहेगा। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, बी, यहाँ पे ऑपरेटर कोई नहीं आया इसके साथ, ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या, ऑपरेंड कहां चला जाता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, ए बी। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस। अच्छा जी, अब ये बात याद रखिएगा कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों अलग इनकी लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है। ये देखें, फर्स्ट इसकी है, सेकंड एंड सो ऑन। इसको हम यहां पर देखें, थर्ड और फोर्थ प्रेसिडेंस आ रही है। तो जाहिर है जो स्टैक के अंदर पहले मौजूद है, बड़ा नंबर मौजूद है या बड़ा ऑपरेटर मौजूद है, तो उसके आगे छोटा ऑपरेटर नहीं लग सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम इसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि बड़ा ऑपरेटर को हम बाहर कर देते हैं और छोटे को हम अंदर ही रहने देते हैं। जैसे कि ये प्लस आ गया, ए बी, और यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई बाहर चला गया। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा थी, उसको हमने बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या है अगला, सी। सी है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ए बी स्टैरिक सी। फिर आ रहा है हमारे पास स्टैरिक आ रहा है, स्टैरिक हमने लिया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्लस, प्लस पहले से मौजूद है। ठीक है, अब प्लस के बाद प्लस एक छोटे प्रेसिडेंस का लेवल है, तो इसके आगे बड़ी प्रेसिडेंस लग सकती है, कोई इशू नहीं है, हमने मल्टीप्लाई इधर लगा दिया, सेम रहेगा, ए बी स्टैरिक सी। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, डी। सेम कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ऑपरेंड है तो ऑपरेंड इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। चला गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन हमने लिया। अच्छा, अब फिर देखें हमारे पास आ रहा है, क्या हो रहा है कि प्लस पहले से मौजूद है, लिख दिया, सही है। अब मल्टीप्लाई और प्लस के दरमियान एक कंपैरिजन हो रहा है, सही है। मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है, ये अगर हम लिखें तो कुछ यूं बनेगा, मल्टीप्लाई और प्लस लिखने में कुछ यूं बनेगा, जबकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस कम है, तो जो ज्यादा प्रेसिडेंस वाला होगा वो तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पर लिखूं, ए बी स्टैरिक सी डी स्टैरिक, क्योंकि स्टैरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा थी, लेकिन पीछे क्या बचता है, प्लस, ये कुछ यूं बनेगा। अब दोनों प्लसेस की, यानी कि इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तब हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी देखेंगे। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ये होती है, जो पुराना ऑपरेटर होता है उसको हम बाहर करते हैं तो नए ऑपरेटर को स्टेट में लिख देते हैं। अब हमारे पास नया ऑपरेटर क्या है, प्लस, तो हम प्लस ही रहने देते हैं। ठीक है, और एक प्लस को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ई। तो हमने ये एक और ऑपरेटर ले लिया, एक और ऑपरेंड आ गया जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर है, ऑपरेंड बाहर चला जाएगा, सी डी स्टैरिक प्लस ई। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, स्टैरिक, तो स्टैरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है, वो प्लस के बाद लग सकता है, लगा दिया, ए बी स्टैरिक सी डी स्टैरिक प्लस ई। तो अब हम तक हमने ये किया कि हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा थी, इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, एफ। स्टैक में ये दो चीजें मौजूद हैं, अब तक हमने एफ जो कि ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड वापस से यहाँ पर लिख दिया जाएगा, सी डी स्टैरिक प्लस ई एफ। अब देखिए, एफ के बाद हमारा एक्सप्रेशन हो गया खत्म।
सही है। लेकिन एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद स्टैक भी तो हमने खाली करना है, सही है। स्टैक खाली करने के साथ जो हमारे पास वही प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये हमारे पास लास्ट इन हुआ है, यही फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। ए बी स्टैरिक, सी डी स्टैरिक प्लस ई एफ स्टैरिक। फिर क्या बचता है हमारे पास प्लस, इसको भी हमने स्टैक से पार करना है, सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे और अपने स्टैक को कंप्लीट कर देंगे। अब आप देखें कि आपके पास ये रिस्पॉन्स और ये रिस्पॉन्स दोनों सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पर करने में हो तो जल्दी जाता है, जैसे कि 3 स्टेप्स में हो गया, वो जल्दी जाएगा। लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी ना, जैसे कि फोर्थ वन को देखें, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हल करने के लिए हमारे पास ये एक लाइन बाय लाइन चलता हुआ एक स्टैक होता है, जिसकी मदद से हम इजीली अपने एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला हम यहीं से ही डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब सेकेंड वाला अगर मैं यहाँ पर करूं इसको भी, तो कुछ यूं होगा, वो उसकी इक्वेशन या उसका एक्सप्रेशन कुछ यूं है कि ए स्टैरिक इंटू बी स्टैरिक सी स्टैरिक ई। कैसे सॉल्व होगा? हमेशा की तरह पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए ये बन गया ए बी स्टैरिक, ठीक है, पोस्टफिक्स बनाना है, प्लस अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर। अब यहां पर देखें ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना है। यहां पर उसको मैं बाद में करूंगा क्योंकि ब्रैकेट्स पहले हैं, लेकिन मैंने पहले करती हूँ क्योंकि इसके दरमियान है ऑपरेटर मौजूद है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ए अपनी जगह पर, ठीक है, ये वाला ए अपनी जगह पर आ गया, ये मल्टीप्लाई अपनी जगह पर आ गया, ये ब्रैकेट अपनी जगह पर आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा बी डी स्टैरिक, इसका प्लस अपनी जगह पर क्या बनेगा, सी ई स्टैरिक, ये ब्रैकेट अपनी जगह पर। अब इन दो ऑपरेटर्स के, दो ऑपरेंड के अंदर, ये ऑपरेंड 1 बन गया, ये ऑपरेंड 2 बन गया, इसके अंदर भी एक ऑपरेटर है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ऑपरेटर है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी स्टैरिक प्लस अपनी जगह पर, ए स्टैरिक अपनी जगह पर, ब्रैकेट अपनी जगह पर, ये क्या बन जाएगा, पी डी स्टैरिक सी ई स्टैरिक और प्लस, ये एक ऑपरेटर बन गया, ये एक ऑपरेटर और ये एक ऑपरेटर। अब ये दो ऑपरेटर्स है, ये पूरा एक ऑपरेटर है और ये दो ऑपरेटर है, इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ए बी स्टैरिक प्लस अपनी जगह पर, ठीक है, ए बी डी स्टैरिक सी ई स्टैरिक प्लस, आगे क्या आ जाएगा, कौन सा ऑपरेटर चला जाएगा आगे, स्टैरिक, सही, ये वाला ऑपरेटर आगे चला गया इसके। अब हमारे पास ये एक ऑपरेंड बन गया और ये एक ऑपरेंड बन गया, इन दो ऑपरेंड्स के दरमियान क्या है, प्लस का साइन है, ए बी स्टैरिक, ए बी डी स्टैरिक सी ई स्टैरिक प्लस स्टैरिक, ये वाला ऑपरेटर वापस उठ के यहां पर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टैक वाले मेथड से। स्टैक वाले मेथड से कैसे सॉल्व होगा कि हमारे पास देखो ए आया पहले इनपुट, चला गया, ए वैसे ही रहने दिया, स्टैरिक आया इनपुट, स्टैक में गया, वापस से ऑपरेंड तो है नहीं जो हम इधर रखेंगे। फिर बी आया इनपुट हमारे पास, ठीक है, बी के क्या था, स्टैक सिर्फ स्टैरिक ही था तो हमने ऐसे ही रहने दिया, ए और बी बन गया क्योंकि ऑपरेंड है, ऑपरेंड इधर चला जाता है। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्लस, ठीक है। अब देखो ये कुछ यूं बनेगा कि स्टैरिक और प्लस, अब प्लस की प्रेसिडेंस कम है, स्टैरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, स्टैरिक को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, स्टैरिक को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, सही हो गया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्टैरिक, ए ऑपरेटर है तो ए के साथ ऐसे ही इसी तरीके से, ऑपरेंड है तो ए हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्टैरिक,
स्टैरिक सेम वही सिचुएशन बन रही है कि प्लस प्लस के बाद स्टैरिक आ रहा है, ठीक है। जब प्लस के बाद स्टैरिक आएगा तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि पिछले वाले की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ए बी स्टैरिक ए सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ रही है एक ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट भी स्टैक के अंदर जाएगी, ब्रैकेट चली गई, स्टैक सेम रहेगा, ए बी स्टैरिक ए। इसके बाद है हमारे पास बी, बी हमने लिखा, स्टैक सेम रहेगा, सेम एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जाएगा, ए इंटू बी। फिर आ रहा है हमारे पास स्टैरिक, स्टैरिक लिया प्लस ब्रैकेट स्टैरिक। अब ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना स्टैरिक तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेम आता तो फिर हम लेवल ऑफ एसोसिएटिविटी देखते। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई ए बी स्टैरिक ए बी। फिर हमारे पास क्या आ रहा है एक्सप्रेशन डी, डी का एक्सप्रेशन लिया, स्टैक सेम रहेगा, लेकिन ऑपरेंड है तो ऑपरेंड कहां चला जाएगा, एक्सप्रेशन के अंदर, सही है। अब हमारे पास अगला क्या इनपुट आ रहा है, प्लस है, प्लस इनपुट, प्लस मल्टीप्लाई, ये सब अपनी जगह पर। अब देखें यहां पर प्लस कहां जाएगा, वो हाइयर प्रेसिडेंस के बाद जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टैरिक को बाहर लिख देंगे और इस प्लस को अंदर ले आएंगे, ठीक है। स्टैरिक चूंकि हाइयर प्रेसिडेंस है तो वो बाहर चला जाएगा, ए बी डी स्टैरिक। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस हमने इनपुट ले लिया, सी, सी इनपुट आया, सी इनपुट के बाद स्टैक तो हमारा यही है क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं आया हमारे पास, तो हमने स्टैक को लिख दिया ए बी डी स्टैरिक सी। सी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्टैरिक, स्टैरिक हमने इनपुट लिया। अब यहां पर हमारे पास स्टैक में ये चीज देखनी है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लोअर प्रेसिडेंस है, स्टैरिक ज्यादा प्रेसिडेंस है, लोअर के बाद ज्यादा वाला प्रेसिडेंस वाला रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास ये यही बन जाएगा, ए बी स्टैरिक ए बी डी स्टैरिक सी। कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आखिरी आ रहा है ई, ई एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड चूंकि बाहर चला जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए बी डी स्टैरिक सी ई, सही है। इसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट करने के लिए यहाँ पे प्लस स्टैरिक ब्रैकेट प्लस स्टैरिक ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट जब भी क्लोज होगी तो वो उस तरीके से तमाम ऑपरेटर्स जो उसके अंदर होंगे बाहर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस लेवल, ठीक है। प्रेसिडेंस लेवल क्या है कि पहले मल्टीप्लाई बाहर आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस बाहर आएगा, ब्रैकेट खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने स्टैक भी तो खाली करना है, स्टैक खाली करने के लिए क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई और प्लस। इस तरीके से आपकी ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, आप चेस भी मेथड से कर लें। तो थर्ड वन है वो आप वो खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। मैं फोर्थ वन पे जा रहा हूँ। फोर्थ वन हम डायरेक्टली, चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो उस तरीके से वो डायरेक्ट मेथड करने से मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस मिस्टेक से बचने के लिए हम स्टैक के मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। स्टैक के मेथड के अंदर हमारे पास इनपुट जाएगा, ठीक है। और चूंकि मुझे जगह भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, ये बड़ा है तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। और इसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ऑब्वियस है, अब तो बात समझ आ जानी चाहिए कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, ए लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, स्टैरिक, स्टैरिक ऑपरेटर है तो कहाँ चला गया, स्टैक के अंदर चला गया, ए वापस अपनी जगह पर। फिर क्या आ रहा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट अपनी जगह पर लगा दी हमने, ये लगा दिया, स्टैक में चला गया, ए अपनी जगह पर। फिर क्या आ रहा है, बी, बी एक ऑपरेंड है तो ये सेम इसी तरीके से रहेगा, ए और बी बन जाएगा। बी के बाद क्या है, प्लस, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर आसपास कोई ऑपरेटर है नहीं, हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर देते हैं। प्लस के बाद क्या है हमारे पास, सी, सी है,
सी के साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, ऑपरेंड है तो ऑपरेंड कहाँ चला जाएगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर चला जाएगा। सी के बाद क्या है हमारे पास, स्टैटिक। अब हम देखते हैं क्या करना है। देखें हमारे पास प्लस पहले से मौजूद है, प्लस एक लोअर प्रेसिडेंस की वैल्यू है, ऑपरेटर है, इसके बाद जो आने वाला ऑपरेटर आ रहा है स्टैटिक वो हाइयर प्रेसिडेंस का, ठीक है। तो हमने हाइयर प्रेसिडेंस लगा सकते हैं, हम लोअर के बाद हायर लगा सकते हैं, कोई हर्ष नहीं है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए बी सी, ठीक है। इसके बाद हमने स्टैटिक कर लिया, स्टैटिक के बाद हमारे पास एक राउंड ब्रैकेट आ रही है, हमने यहाँ पर ये लिखा, सेम लिखा, प्लस मल्टीप्लाई और ये राउंड ब्रैकेट लगा दी। राउंड ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं हुआ, ऑपरेंड नहीं है तो हमने वैसे ही लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास डी, एक ऑपरेंड आ गया, स्टैक ऐसे ही रहेगा, सेम एज इट इज, तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख देता हूँ। डी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब देखें स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ ये हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर प्लस और स्टैक सेम रहेगा, ए बी सी डी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। इसके बाद आ रहा है हमारे पास ई, स्टैक सेम रहेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। फिर क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अब क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर जो भी ऑपरेटर होगा, पहले तो देखें हमारे पास कौन सी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रही है। राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है। ये कुछ यूं हो जाएगा, कुछ यूं होगा तो इसने कहाँ चला जाना है, बाहर चले जाना है एक्सप्रेशन के अंदर, प्लस। अब यहां से हमने हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज करनी है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो ये कैसे बाहर जाएगा, हम इसको भी देख लेते हैं। ये सब कुछ तो अपनी जगह पर, स्टैटिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है, स्टैटिक पहले जाएगा, फिर प्लस की प्रेसिडेंस है, प्लस बाद में आएगा, तो यहां पर ये वाली ब्रैकेट भी हो गई खत्म। अब मैं यहां पर कर लेता हूं आगे 3 बॉक्सेस। यहां तक सॉल्व करने के बाद हम आगे मूव कर जाते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, डिवाइड के बाद हमारे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड का साइन, ठीक है। डिवाइड का साइन आ रहा है और हम एक्सप्रेशन साइड पे लिख लें कि ए बी सी डी ई प्लस स्टैटिक प्लस, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टैक के अंदर हमारे पास क्या है, स्टैटिक मौजूद है। स्टैक के अंदर पहले से क्या मौजूद है, स्टैटिक मौजूद है। स्टैटिक मौजूद है तो ऑपरेटर ने भी कहाँ जाना है, स्टैक के अंदर जाना है। लेकिन स्टैक के अंदर हम जाकर देखें तो यहाँ पर दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम रहेगी। जब दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं कि पुराने वाले को उठा के बाहर कर देते हैं और नए आने वाले ऑपरेटर को हम अंदर रहने देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एफ। तो एफ के लिए हमारे पास सेम, कोई ऑपरेटर नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, ऑपरेंड है तो ए बी सी डी ई प्लस स्टैटिक एफ, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, स्टैटिक आ रहा है। अब स्टैटिक आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई प्लस प्लस। अच्छा अब देखें स्टैक ये रहा, ये पहले से मौजूद है, बाहर से क्या आ रहा है हमारे पास, स्टैटिक। दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो क्या करेंगे, नए आने वाला अपनी जगह पर रहेगा, यानी स्टैक के अंदर रहेगा, पुराने वाला बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एफ के साथ क्या लग जाएगा, डिवाइड का साइन, डिवाइड का ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है अपना मल्टीप्लाई अपनी जगह पर अपनी पोजीशन संभाल लेगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन हो रही है, तो ब्रैकेट ओपन इसी तरीके से हो जाएगी, सेम हमारे पास स्टैक रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन रहेगा। ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जी। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी ई प्लस प्लस एफ ब्रैकेट डिवाइड बाय जी, ठीक है। जी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर अंदर चला गया। पूरे एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास स्टैक बिल्कुल सेम रहेगा। स्टैक सेम रहने के साथ जो है हमारे पास अब अगला ऑपरेंड आ रहा है, डेट इज एच। स्टैक में कोई चेंजिंग नहीं है
तो ये कुछ यूं बन जाएगा ABCDE प्लस स्टैरिक F डिवाइड बाय GH। ठीक है, अब H के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास जब आएगी तो वो कुछ यूं बन जाएगा, और यहाँ पर स्टैक एक्सप्रेशन कुछ यूं होगा, प्लस स्टैरिक F डिवाइड बाय G इंटू H। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट चूंकि क्लोज हुई है, तो ब्रैकेट क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो भी ऑपरेटर होगा वो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास चूंकि एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद हमारा जो भी ऑपरेटर बचा होता है वो स्टैक से हम बाहर कर देते हैं, और बाहर करने के बाद जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ सीपीयू। इंटरनल वर्किंग ऑफ सीपीयू को पूरा बयान करना तो आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर को प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड हो रही होती है। पूरा बयान करना तो नहीं है, लेकिन उसमें से चंद एक चीज़ें जो यहाँ मेंशन है, जिसके अंदर है कि भाई प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। जैसे कि अभी कोई एक इंस्ट्रक्शन अगर दी जा रही है तो उसका एक लूप चलेगा। कैसे चलेगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दी, आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने रीड करना है, पढ़ना है, इसको चीज़ों को अच्छे से समझना है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं उसको आपने अच्छे से करना है। ये एक साइकिल होगा। आप इसको जैसे ही आपने सुना, आपने उस पर अमल किया, ये इस तरीके से एक लूप चलता जाएगा। ठीक है, और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिया, आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे, तो यू विल बी गेट गुड मार्क्स, और यू विल बी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो अब जो है इसके साथ जो है हमारे पास ये हो गया, 2 स्टेप्स हैं इसके हमारे पास। नंबर 1 स्टेप इज फेच साइकिल। फेच क्या होता है, कहीं पर डेटा पड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं है, कहीं पर डेटा पड़ा हुआ है, आप उस डेटा पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहां से डेटा फेच कर रहे हैं, ले रहे हैं, अपने मतलब का डेटा ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो होता बेसिकली क्या है, ये करता क्या है कि ब्रिंगिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी है ना, लेट्स से रैम के पास आपका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, रैम के पास डेटा प्रोसीड होने के लिए गया है, पड़ा हुआ नहीं, प्रोसीड होने के लिए गया है, तो वो क्या करेगा कि वो मेमोरी से डेटा को रजिस्टर की तरफ करेगा, बुलाएगा कि भाई अब ये रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। और ये कैसे करेगा, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है या इसकी फेचिंग कैसे है, वो फेचिंग ऐसे है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं मौजूद हमारे पास। अब तक हमने यही पढ़ा कि रजिस्टर्स का ये काम है कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस को आगे फॉरवर्ड करती हैं। ठीक है, हर एक रजिस्टर का अपना इतना एक पर्पस है। लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जब इंस्ट्रक्शन गई तो उसने देखा कि भाई क्या मेरे पास इसका डेटा मौजूद है, मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। अगर रजिस्टर का डेटा अगर इंस्ट्रक्शन का डेटा मौजूद है तो क्या करे, उसका एड्रेस बता दो कहाँ मौजूद है। एड्रेस मिल गया, एड्रेस मिलने के बाद जो है अब मुझे वापस से तो बताना है ना इसको कि हाँ भाई हो गया, कि नई इंस्ट्रक्शन बता दो। तो नई इंस्ट्रक्शन कौन कर देगा, प्रोग्राम काउंटर कर देगा। यानी कि यहां से इंस्ट्रक्शन मिली, यहां से उसने डेटा चेक किया, इफ यस और नो, अगर, और फिर यहां से उसने उन डेटा का या उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देखा और उसको इंक्रीमेंट कर दिया कि भाई अब आपके पास जो है ये फलां चीज मिल गई है, आप इसमें इंक्रीमेंट करके नई इंस्ट्रक्शन लेकर आओ ताकि मैं नया एड्रेस ढूंढ सकूं। ठीक है, ये है हमारे पास फेच साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल, फेच तो हम लेकर आए ना डेटा, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, यानी उसको आउटपुट भी तो दिखाना है। ठीक है, तो अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है, जब स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होता है, उसको हम कहते हैं कि एग्जीक्यूट साइकिल है। ठीक है, यानी फेच किया हमने डेटा, और उसको जब डेटा हमें मिल गया, सब कुछ हो गया, तो हमने उसको अपने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है, डिस्प्ले दिखानी है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।